अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं मदरसा.pk का इंतहाई मुफीद प्रोग्राम मदरसा इंटरव्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से इल्मी शख्सियात के इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड किए जाते हैं और आपके सामने पेश किए जाते हैं। मकसद इल्मी रसूख की तरवीज है और इसमें नुमायाँ इल्मी खिदमात सर अंजाम देने वाली शख्सियात, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ लेवल की हों या मदारस के सतह पर उनकी खिदमात हों, लेकिन इस्लामिक बैकग्राउंड से वो आगे गई हों, तो उनके इंटरव्यूज़ यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं ताकि अहले इल्म उनके उन खिदमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो इसी सिलसिले में आज के हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं डॉक्टर इफ्तिखार गिलानी साहब, जिनका ताल्लुक़ मुल्तान से है और इस वक्त वो अपने इल्मी सिलसिले के हवाले से अपनी इल्मी प्यास को बुझाने के लिए मलेशिया के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। तो हम अपने मेहमान की तरफ बढ़ते हैं और उनसे उनकी जो खिदमात हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब मुफ्ती हसन साहब और मदरसा.pk की पूरी टीम का कि आपने बंदा नाचीज़ को इस काबिल समझा और आज मुझे मदऊ किया। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर साहब, हम शुरू करते हैं आपके तारुफ से, ताकि सबके सामने आपका मुख्तसर तारुफ आ जाए, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। तो मुल्तान में आपका ताल्लुक बेसिकली किस जगह से है और आबाई इलाका आपका क्या मुल्तान ही है या कोई और है? जी बिल्कुल, मेरा आबाई इलाका मुल्तान है। मुल्तान का अंदरून शहर में जैसा कि मुल्तान के बारे में जो लोग जानते होंगे उनको मालूम होगा कि मुल्तान के मुख्तलिफ दरवाजे हैं अंदरून शहर के। तो मेरा जो घर है वो अंदरून पाक गेट में है, जहाँ पर दरबार हजरत मूसा पाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह है और हम उन्हीं की औलाद में से हैं। तो अंदरून शहर मुल्तान से मेरा ताल्लुक है और इन दिनों वैसे मैंने अपना रिहाइश चेंज की है और रशीदाबाद के करीब वादत कॉलोनी के साथ में रहता माशाअल्लाह, बहुत खूब। डॉक्टर साहब, आपकी तालीम के हवाले से सवाल है कि तालीमी दौरानिया आपका इब्तिदाई तालीम, चाहे वो दीनी हो या असरी हो, इस हवाले से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि कहाँ-कहाँ से आपने हासिल की? हूँ। जी, मैं आपके पिछले सवाल को थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ कि हमारे आबाओ अजदाद उच्च शरीफ से तशरीफ लाए थे। मेरे परदादा उच्च शरीफ से तशरीफ लाए थे और हमारा जो बेस है वो उच्च शरीफ है। और ये अब कहाँ आप पर वाक़या अगले है? सवाल की तरफ। उच्च शरीफ बहावलपुर, सही, बहावलपुर की। जी, ठीक है। तो अब जब आपका दूसरा सवाल है तालीम के हवाले से, तो ज़ाहिर है इब्तदाई तालीम तो वहीं पाक गेट का एक स्कूल था, एक प्राइवेट स्कूल था, लियाकत मेमोरियल इंटरगार्टन स्कूल। तो वहाँ पे इब्तदाई तालीम हासिल की और फिर उसके बाद एक वहाँ पे हरम गेट, गवर्नमेंट इस्लामी हाई स्कूल हरम गेट। तो वहाँ पे मैं 7th क्लास में यानी 7वीं जमात में मैं गवर्नमेंट स्कूल में मेरा दाखिला कराया गया। तो वहाँ पे हमारे उस्ताद अल्लाह बरीक रहमत करे, बहुत अच्छे उस्ताद थे हमारे, मास्टर लतीफ़ साहब। तो उनके पास ट्यूशन भी पढ़ता था और उन्हीं के पास फिर मैं पहली दफ़ा गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल हरम गेट में। तो मेरी फिर जो बाकी जो तालीम है मैट्रिक तक की, वो गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल हरम गेट से है। और फिर ये 1992 में मैंने मैट्रिक किया और उसके बाद फिर मेरा वलायत हुसैन इस्लामी डिग्री कॉलेज मुल्तान में, फिर वहाँ से मैंने एफए किया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि मुझे मदरसा में पढ़ने का बहुत शौक था। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं मदरसे में पढूँ। लेकिन मेरे वालिद साहब वो मुझे इजाज़त नहीं देते थे कि मदरसे में नहीं पढ़ना। हुँ। तो उन्होंने फिर मैंने मैट्रिक के बाद अब खुद अपने तौर पे यानी घर वालों से छुप के एक मदरसे में दाखिला लिया। आपको पता है मदरसे में दाखिला लेना बहुत आसान होता है, ना उसकी कोई फीस होती है और किताबें भी उन्होंने मुझे मुफ्त में दे दी। और मैंने जनाब खामोशी के साथ एक मदरसे को ज्वाइन भी कर लिया। मेरे एक उस्ताद थे मुफ्ती अब्दुर्रहमान शाहीन साहब। तो उन्हें मैंने कहा कि आप मुझे उन्होंने कहा आप मेरे पास आ जाएँ, कोई मसला नहीं है।
तो उन्होंने मुझे दाखिला भी दे दिया और मैंने अपना वहाँ पे शुरू भी कर लिया। लेकिन जैसे ही इधर कॉलेज के दाखिले खुले तो मेरे वालिद साहब ने कहा नहीं आपने इधर पढ़ना है। और फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन मैं रखूंगा अरबी और इस्लामियात, यानी जो मेरा शुरू से ही मेरा एक था कि मैंने इस्लामियात पढ़नी है और मैंने इसी तरफ इसी फील्ड में आना है। तो मैंने अरबी और इस्लामियात रखी और एफए किया। और एफए के बाद फिर मैंने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से बीए इस्लामियात होती थी उस जमाने में, अब तो बीएस इस्लामियात होती है। उस जमाने में बीए बीए यूनिवर्सिटी में नहीं होती थी। यूनिवर्सिटी में जाने के लिए सिर्फ एमए के लिए लोग जाते थे, लेकिन बीए इस्लामियात उस वक्त था। तो मैंने बीए बीए ऑनर्स भी उसको कहते थे, तो मैंने बीए इस्लामियात में बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहाँ से मैंने बीए इस्लामियात किया। और फिर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से ही मैंने एमए इस्लामियात किया और बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से ही मैंने एमफिल उलूम इस्लामिया किया। इसके साथ साथ मैंने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से शोबा स्टैटिस्टिक्स से, शोबा शुमारियात से मैंने 1 साल का डिप्लोमा किया, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटिंग स्टैटिस्टिक्स। तो ये एक पीजीडी था, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा था, जो सीपीसीएस कहलाता था। तो ये मैंने 1 साल का किया। और इसके साथ साथ मैंने होम्योपैथिक का भी कोर्स किया हुआ है। मैं क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक का, तो ये भी मैंने किया हुआ है। और उसके साथ साथ ये था कि मुझे बचपन से ये इस्लामी कोर्सेज करने का बड़ा शौक था। यानी आप देखें कि मैंने मैट्रिक में तर्जुमा कुरान का कोर्स मुकम्मल किया। मैंने तालीमुल कुरान लाहौर का एक बहुत बड़ा इदारा है जो खत किताबत के जरिए से, तो मैंने इनके पहले 5 कोर्स किए। उसके बाद फिर तर्जुमा कुरान का कोर्स किया। और हाफिज नजर अहमद साहब, पहली सनद तर्जुमातुल कुरान की मेरे नाम पे जारी हुई तालीमुल कुरान की। और उन्होंने मुझे, हाफिज नजर साहब ने मुझे लेटर भी लिखा कि आप हमारे पहले स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस कोर्स को मुकम्मल किया, अभी हमारा इससे आगे कुछ नहीं है, अगर कोई होगा तो फिर हम आपको जरूर बुलाएंगे। इसी तरह से कराची से तदरीसुल कुरान का कोर्स होता था, वहां से भी मैंने कुरान मजीद का कोर्स किया। और उसके बाद 40 उनकी अहादीस के 40 होते थे, वो भी मैंने किया। तो वो भी मैंने मुकम्मल किया। इसी तरह चकवाल का एक कोर्स था, लेकिन वो मैं उसको मुकम्मल नहीं कर सका, वो लेकिन था बड़ा जबरदस्त। वो उनका एड्रेस था जंजोआ स्ट्रीट चकवाल, तो इदारा सुबुल सलाम के नाम से था। वो मैंने मुकम्मल तो नहीं किया, लेकिन वो कोर्स बड़ा, लेकिन वो चेकिंग बड़ी करते थे और उसके नंबर भी बड़े लगाते थे। वो बड़ा माशाल्लाह बड़ा अच्छा कोर्स था। इसके साथ साथ मैंने दावा अकेडमी बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मैंने बहुत से कोर्सेज किए हैं। यहाँ पे जुम्मे को जो खुतबात होते थे, तो खत किताबत के जरिए से आप देखें कि मैं स्कूल का तालिब इल्म हूँ और मेरी डेली बड़ी हैवी डाक आती थी जो मुख्तलिफ कोर्सेज की होती थी। तो उसमें फैसल मस्जिद में जो खुतबा दिया जाता था, वो उसी खुतबे को प्रिंट करके दावा अकेडमी वाले कोर्स कराते थे। तो मेरे पास उनके भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। फिर इनका फिक्र का कोर्स भी मैंने किया है, हदीस का कोर्स भी किया है, और इसके अलावा भी मैंने इनके कोर्सेज किए हैं। और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने अल लिसानुल अरबी का कोर्स किया हुआ है। अच्छा, एक और बड़ा जबरदस्त आपको लगेगा कि मैंने रेडियो के जरिए से एक कोर्स किया, अल अरबियत बिर्रादियो। ये मिस्र का रेडियो का कोर्स है। तो उन्होंने भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैंने मुकम्मल किया और उसकी भी सनद है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह के मेरे पास इतने सारे जो ये जो सारी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ बचपन लड़कपन की बातें। ये उस वक्त से ही मेरा इसी तरफ का रुझान था और ये मैंने सारा। बहुत खूब, माशाल्लाह डॉक्टर साहब। ये तो और अब मैं आपको पता है, जैसे कोर्सेज आपको का। पता है कि अब मैं पीएचडी के लिए मलेशिया में आया हूँ और मेरी पीएचडी यहाँ से चल रही है। और बस दुआ फरमाएं कि बहुत थोड़ा अर्सा रह गया है, 1 साल मेरा रह गया है और उसको 6 महीने करने का टारगेट बना के मैं मलेशिया में बैठा हूँ। अच्छा जी, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मलेशिया में कौन सी यूनिवर्सिटी है और मलेशिया को आपने तालीम के लिए यानी बिलखुसूस पीएचडी की डिग्री के लिए क्यों सिलेक्ट किया? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। असल में मैं बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी मलेशिया से पीएचडी कर रहा हूँ। तो इसको यहाँ पर यूआईए कहते हैं। यहाँ पर चूंकि लोग इंग्लिश ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, तो इसका जो मलेशिया में नाम है वो है यूनिवर्सिटी इस्लाम अंतारा बख्शा। ये मलय में इसका ट्रांसलेशन है, तो लोग इसको यूआईए बोलते हैं।
लेकिन हम पाकिस्तान में बैठ के या पूरी दुनिया में लोग इसको IIUM कहते हैं। तो ये दोनों नाम इसके चलते हैं यहाँ पे। अच्छा, बाकी जो सवाल है आपका, क्या आपने इसको क्यों इंतखाब किया, असल में बात ये थी कि मैं, मेरे वालिद साहब का मेरी लाइफ के दो टर्निंग पॉइंट है। एक तो है कि जब 1993 में मेरे वालिद साहब का इंतकाल होता है, तो वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है। वो यानी फिर उसके बाद जिंदगी में बहुत मुश्किलात हैं। वालिद साहब के इंतकाल के बाद इतनी मुश्किलात हैं कि उसको मैं बयान नहीं कर सकता। तो मैंने दौरान मुलाजमत ही, मुझे मुलाजमत करनी पड़ी, और साथ के साथ मुझे अपनी तालीम भी मैंने सारी जारी रखी। और 96 में मेरी शादी हो जाती है, 1996 में मेरी शादी होती है, और उस वक्त मैं BA का तालिब इल्म था। तो यानी मेरी जितनी भी एजुकेशन है वो सारी शादी के बाद है। और आपको पता है कि जब शादी के बाद बंदा वो खुद ही अपने आप जॉब भी कर रहा हो, अपनी तालीम भी हासिल कर रहा हो, और साथ में बच्चों का भी, घर का एक सेटअप भी है, तो बड़ी बड़ी मुश्किल थी। तो PhD का मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। MPhil तो मैंने कर लिया जैसे तैसे, लेकिन PhD में आने के लिए हिम्मत, जिसको कहते हैं ना, एक चीज होती है। एक होता है कि बंदा जब तक वैसे कुछ कर लेता है, लेकिन हिम्मत नहीं अगर बांधता ना, तो उस वक्त तक कुछ नहीं होता। तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी PhD करने की। तो मेरे एक दोस्त हैं, मोहतरम जनाब सैयद उस्मान गनी गिलानी साहब, तो वो मेरे साथ, इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान से मेरा ताल्लुक है, वहां मैं लेक्चरर हूँ। तो वो मेरे साथ वहीं पे, वो भी लेक्चर के तौर पे काम कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा, गिलानी साहब आप PhD क्यों नहीं करते हैं? तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार PhD बहुत मुश्किल है। एक तो बंदा दोबारा से, अभी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटल हूँ, मुझे फिलहाल अभी ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी फैमिली का सेटअप है, और फिर दोबारा पढ़ना, और अभी बंदा कंफर्ट जोन में होता है ना जैसे। तो मैं कंफर्ट जोन से, जिसको अगर मैं एक लफ्ज में बयान करूं, तो मैं कंफर्ट जोन से अभी नहीं निकलना चाह रहा हूँ। मैं कंफर्ट जोन में हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, मुझे बस बस ठीक है, मेरा सिस्टम ठीक चल रहा है, मुझे जरूरत नहीं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं गिलानी साहब, आपको जरूरत है। आप आंखें वैसे बंद कर ले, अगर जैसे बिल्ली को देख के अगर कबूतर आंखें बंद कर ले, तो क्या होगा? तो उन्होंने फिर मेरी हिम्मत बंधवाई कि आप इसके लिए कुछ करें, आप करें। तो आप बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी से कर लें, और ये ऑनलाइन, उन दिनों कोरोना चल रहा था और चीज़ें ऑनलाइन चल रही थी, तो उसने कहा ऑनलाइन हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है जी, चलो अब देखते हैं, अभी देखते हैं। बहरहाल उन्होंने मेरा दाखिला इधर इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी मलेशिया में करवाया। और वैसे तो मेरा क्लासेस भी ऑनलाइन थी, लेकिन ये है कि अभी मेरा ये मलेशिया में तीसरा विजिट है इस वक्त। तो पहले विजिट में मैं आया था तो मैंने क्लोकियम दिया, और दूसरे विजिट में मेरा प्रपोजल डिफेंस हुआ। तो अब तीसरे विजिट में बस कोशिश है कि मैं अपने थीसिस को सबमिट कराऊं और फाइनल करूं इंशाल्लाह। माशाल्लाह, इस यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टर साहब क्या ये सारा कुछ भी फाइनल जो आप कर रहे हैं, ये सारी चीजें भी ऑनलाइन की जा सकती थी? जी, ये सारी चीजें ऑनलाइन की जा सकती हैं, लेकिन आप क्योंकि यहाँ मजीद पर अपना आने के एक्सपीरियंस लिए, बढ़ाने के लिए, मजीद अपनी चीजें करने के लिए, तजर्बात हासिल करने के लिए आप वहां जा रहे हैं ना? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे असल में यहाँ पर आने के लिए ये होता है, यहाँ पर शुरू में आना लाजमी है। यानी पहले सेमेस्टर के लिए यहाँ पर फेस टू फेस क्लासेस होती हैं, अभी भी फेस टू फेस क्लासेस हैं। और ठीक उम्मीद है है। कि आप भी बहुत जल्द यहाँ पर आएंगे, और इंशाल्लाह आप भी फेस टू फेस क्लासेस यहाँ मेरे पर लेंगे, सवालात की क्योंकि अब, दिलचस्पी आप देख रहे हैं ना कि मैं खुद भी जी इस तरफ माइल जो हो रहा जी हूँ ना, जी तो इसलिए। बिल्कुल, मुबारकबाद हो जी, आपको मुबारक हो कि आपको माशाल्लाह ऑफर अच्छा। लेटर भी आपका आ गया है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम तो, वो कहते हैं ना पंजाबी में कहते हैं, उड़ीकते पे हैं कि जल्दी आप अच्छा। लाएं। और जज़ाकमुल्लाह। तो, जी। तो इसकी कुछ खसूसियात यूनिवर्सिटी की अगर आप मुख्तसरन जिक्र कर दें कि क्या खसूसियात हैं जी साथियों के लिए जो अभी आना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ। बाकी आपने पाकिस्तान की या देखिए, अपने किसी भी मुल्क की यूनिवर्सिटी को छोड़कर इस यूनिवर्सिटी को क्यों सिलेक्ट करें? जी इसका ये है कि इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है, एक तो ये बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर बिल्कुल, अगर आप मलेशिया की किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहां पर आपको और माहौल मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तकरीबन 150 ममालिक के स्टूडेंट्स मौजूद हैं।
यानी ये एक आपको पूरी दुनिया के लोगों से, यानी मेरा जब यहाँ पे दाखिला हुआ, जब मेरा यहाँ आना हुआ, मेरे मेरे क्लास फेलोज और फिर हॉस्टल लाइफ में आप पूरी दुनिया से, यानी आप पूरी दुनिया से ऐसे जुड़ जाते हैं। आपको पूरी दुनिया की मालूमात ऐसे आपके हाथ पे हैं कि फलां मुल्क क्या है, और उसके वहां पे जब आप कैंटीन पे बैठे हैं, वहां पे फलां मुल्क का बंदा बैठा है, उसके साथ आप डिस्कशन कर रहे हैं, वो हमसे पाकिस्तान के बारे में पूछ रहा है, हम उसको पाकिस्तान की बता रहे हैं, वो हमसे अपने मुल्क की बात शेयर कर रहा है। इसी तरह बहुत सी ऐसी इल्मी शख्सियात होती हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे आते हैं तो आपका जो विजन है, आपका जो यहाँ पे जो एक्सपोयर है, वो बहुत वसी है। यहाँ पे आपके जो असातिज़ा कराम हैं, वो बहुत बहुत आला पाए के असातिज़ा कराम यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक तो ये वजह थी कि बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी थी। दूसरा ये है कि हमारा जिस डिपार्टमेंट में और आपका भी जिस डिपार्टमेंट में दाखिला हुआ है, उस डिपार्टमेंट का नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक थॉट एंड सिविलाइजेशन। ये डिपार्टमेंट, इसको हम इस्टेक बोलते हैं, इस्टेक। इस वक्त मैं इस्टेक में मौजूद हूँ। इस्टेक इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है, लेकिन इसकी बिल्डिंग IIUM इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग गुमबाग में है। कि गुमबाग ऐसे समझें जैसा कि शहर खत्म हो रहा है और एक जगह पे उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई है, और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है, बड़ी कमाल यूनिवर्सिटी बनाई है। लेकिन हमारा डिपार्टमेंट यहाँ से तकरीबन आधे घंटे की मुसाफत पे, आधे घंटे की ड्राइव है यहाँ से। एक एक ये एक बादशाह का महल है, महल था। वो बादशाह ने अपनी बेगम को गिफ्ट किया, और उसकी बेगम ने ये यूनिवर्सिटी को गिफ्ट कर दिए। तो जब आप यहाँ पर तशरीफ लाएंगे तो ये एक महल है और बड़ा, यानी जब आप किसी महल में जाते हैं तो उस वक्त आपके क्या, यानी आपके दिल तासुरात होते हैं, आपकी फीलिंग्स होती हैं कि आप एक महल में जा रहे हैं। तो इसी तरह मैं इस वक्त एक महल के एक अपार्टमेंट में मौजूद हूँ। अगर तो अभी ये मेरा अपार्टमेंट है, मैं इस वक्त अपार्टमेंट में मौजूद हूँ। तो ये भी उस महल का हिस्सा है। तो बेहतरीन। वो बहुत बड़ा बड़ा खूबसूरत एक पहाड़ी पर है, बिल्कुल ऐसे ऐसे अंदाज में बनाया गया कि इनके दरख्तों को भी ना काटा जाए, और इस तरह से इसका नक्शा बनाया गया कि इसमें बड़ी एक कमाल। अच्छा, इसके अंदर इस टैग में वैसे दीगर डिपार्टमेंट्स का इतना ज्यादा खैर मुझे इल्म भी नहीं है, लेकिन वहां के कोई भी स्टूडेंट से मुझे नहीं पता चलता। यहाँ पर वैसे चूंकि जो पाकिस्तान का जो हमारा जो स्टूडेंट है, वो सिर्फ एक बात सवाल करता है मुझसे, स्कॉलरशिप है। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के हालात, और बाहर जाके तालीम हासिल करना कोई आसान नहीं है। हम ज्यादातर मिडिल क्लास के लोग हैं, तो हमारे लिए फीसिस का भरना मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पे एक रिंगिट जो है, इस वक्त एक रिंगिट 61 रुपए का एक रिंगिट है। पाकिस्तान की करेंसी आपको पता है बहुत डीवैल्यू हो रही है, तो इसलिए इनकी करेंसी जरा थोड़ी मजबूत है। ये 61 रुपए का एक रिंगिट मिलता है यहाँ पे। तो अगर आपकी 7,000 रिंगिट एक सेमेस्टर की फीस हो, तो अब आप बताएं कि अगर आपके 6 सेमेस्टर हों तो कितनी फीस बनती है। और इसको जब हम पैसों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो मल्टीप्लाई करते करते पता नहीं काम कहाँ से कहाँ पहुंचता है। तो जाहिर है स्टूडेंट की जबान से सिर्फ एक ही बात निकलता है। जब मैं जिसको भी कहता हूँ, दोस्त को, आपको भी जब मैंने कहा, तो आपका भी यही सवाल था कि स्कॉलरशिप की क्या सूरत है। तो ISTEC एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो स्कॉलरशिप देता है, और यहाँ पे यानी 95% चांस होता है स्कॉलरशिप मिलने का। तो यहाँ पे ये होता है कि पहले सेमेस्टर की फीस तो आपको भरनी पड़ती है। जाहिर है किसी भी जगह पर आप जाते हैं, या तो फिर आपको कोई वहां से पाकिस्तान से स्कॉलरशिप मिले, या यहाँ से कोई इस तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं, अनाउंस करते हैं, और ये स्टूडेंट्स को पता होती है। अभी अब्दुल हमीद अबू सुलेमान स्कॉलरशिप है, माइस जैतरा स्कॉलरशिप है, और भी इस तरह की काफी सारी स्कॉलरशिप्स आती रहती हैं। स्टूडेंट्स इस हवाले से काफी अवेयर रहते हैं, उसको चेक करते रहते हैं, देखते रहते हैं। दीगर यूनिवर्सिटीज में भी होती है। तो यहाँ पर यह है कि पहले दाखिला आपका हो जाए, दाखिले के बाद आपके पहले सेमेस्टर की फीस हो जाए, और उसके बाद फिर ये कि पहला सेमेस्टर आप पढ़ लें, और उसके बाद आप अच्छे नंबर अगर ले लेते हैं, अच्छे ग्रेड आपके बन जाते हैं, तो फिर ये आपको आपकी फीसें जो हैं वो माफ हो जाती हैं। फिर आपके जितने भी, यानी बाकी आपके अब जो 5 सेमेस्टर बच गए हैं, वो आपको फीस नहीं भरनी पड़ेगी।
और वो आप रिसर्च वर्क है, रिसर्च वर्क आप पाकिस्तान में अपने मुल्क में जाके भी आप सुकून से बैठ के कर सकते हैं। तो ये एक इसका जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटी के हवाले से यानी IIUM के हवाले से एक सवाल है कि इसका सेमेस्टर वो कितनी मुद्दत का होता है, और दूसरा इसी के साथ जोड़कर बताइएगा कि सेमेस्टर में जो क्लासेस होती हैं वो किस जुबान में होती हैं। एक उर्दू स्पीकिंग वाला एक तालिब इल्म अगर जा रहा है तो उसके लिए किस जुबान के अंदर ज़्यादा बेहतर होगा, या वो खुद सेलेक्ट कर सकता है या यूनिवर्सिटी की तरफ से सिलेक्शन होती है कि इस जुबान में पढ़ाई होगी। जी, बहुत अहम सवाल है आपका, और इसका जवाब बड़ा आसान है कि यहाँ पे जो आपका, जैसे आपका दाखला हो गया है, जब आप यहाँ तशरीफ लाएंगे तो यहाँ सबसे पहले आपका जो मरहला है वो है ईपीटी। ईपीटी एक टेस्ट है इंग्लिश का, कि जब तक आपका इंग्लिश टेस्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक वो आपको आपके डिपार्टमेंट में नहीं भेजेंगे। यानी आप अभी, जैसे आपका अभी आपका एडमिशन माशाल्लाह हो गया, एडमिशन के बाद आपको लेटर भी उन्होंने जारी कर दिया। लेटर के बाद अब आपने उसकी अब आपका प्रोसेस चल रहा है वीजे का। तो इंशाल्लाह जैसे ही आपका वीजा लग जाता है, तो वीजा लगने के बाद आप मलेशिया तशरीफ ले आएंगे। आप मलेशिया जैसे ही आप तशरीफ लाएंगे, तो सबसे पहले आपने जो काम करना होगा वो अपनी फीस भरनी है पहले सेमेस्टर की। फीस भरने के बाद आप के जितनी भी CPS से सारी चीजें, आपकी डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें हो जाएंगी। और फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद आप अपने वीजे के लिए अपना पासपोर्ट वीजा यूनिट, यहाँ पर वीजे का सूरत है ये कि आप स्टूडेंट को वीजा लगवाने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता। यही यूनिवर्सिटी में इन्होंने एक वीजा यूनिट बनाया है जहाँ स्टूडेंट अपना पासपोर्ट जमा कराता है, और फिर यूनिवर्सिटी ही वीजा लगवा के स्टूडेंट को उसका पासपोर्ट, वो 3 साल का मल्टीपल वीजा होता है जो लग जाता है। अच्छा, अब जैसे स्टूडेंट यहाँ तशरीफ लाएंगे, तो आपको एक टेस्ट पास करना लाजमी है। अगर खुदा न खास्ता स्टूडेंट वो टेस्ट पास नहीं कर पाता, वैसे हमने यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारी पाकिस्तान की एक स्टूडेंट सोसाइटी है, पाकिस्तान के तकरीबन 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त। तो पाकिस्तान के जो भी स्टूडेंट आ रहा होता है, हम उसको वेलकम करते हैं, बल्कि हम उसको एयरपोर्ट लेने के लिए जाते हैं, और हम उसको वेलकम करते हैं और उसको फिर तैयारी भी करवाते हैं। यहाँ पर एक ग्रुप बना हुआ है बाकायदा, आजकल वो चल रहा है, 3 तारीख को टेस्ट है, एक दो परसों टेस्ट है, और फिर 12 तारीख को टेस्ट है। तो ये इनकी डेट्स आती रहती हैं। तो पहले तो जो स्टूडेंट्स जो क्लियर कर जाते हैं वो कर जाते हैं, बल्कि इसमें मैं अभी आपको बता देता हूँ, हमारे जो दोस्त ये कर रहे हैं और जो आना चाह रहे हैं, वो अभी से पाकिस्तान में बैठ के इसकी तैयारी शुरू करें, ताकि सही। यहाँ पर जब आप आए तो आप बिल्कुल तैयार हो कि बस ठीक है, मुस्तैद हैं। असल में ये है क्या, ये कोई इंग्लिश में, असल में हम ना बहुत डर हवा है अंग्रेजी हमारे लिए, खास तौर पे जो मदारिस के बैकग्राउंड रखने वाले। यहाँ पे इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि आपकी शहादतुल आलमिया की बुनियाद पर आपको PhD में दाखिला मिल रहा है। लेकिन सुभान। अब वो जो जो तालिब इल्म शहादतुल आलमिया से मदरसे बैकग्राउंड से आ रहा है, उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, और वो जब कहता है कि इंग्लिश में टेस्ट होगा तो वो परेशान हो जाता है। असल में है क्या, उसको सिर्फ टेक्निकल चीजें हैं। तो वो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, वो हम आपको उस ग्रुप में शामिल कर लेते हैं, और इंशाल्लाह वो हमारे मुझे जो। तो सबसे पहले ही शामिल कर लें डॉक्टर साहब, बगैर जी बताए जी ही। जी जी, बिल्कुल। तो हाँ, वो आपको इंशाल्लाह शामिल भी कर लेते हैं, और वो आपको रहनुमाई भी देंगे, और उसकी तैयारी पर वो टेक्निकल है थोड़ा सा, कि ये किस तरह से उसको तैयार करें। बहुत खूब। तो वो स्टूडेंट, और उम्मीद है बंदा थोड़ी मेहनत करता है तो वो पास हो जाता है। अगर खुदा ना खास्ता अगर वो स्टूडेंट टेस्ट पास नहीं करता, तो फिर उसको एक सेमेस्टर, एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है सेलपैड, सेंटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो इस तरह सा एक सेल पैड जिसको बोलते हैं, तो सेल पैड में फिर उसको कुछ, अगर वो देखते हैं कि अच्छा, फिर जब टेस्ट बंदा पास करता है ना, फिर उसका एक लेवल बना देते हैं। मिसाल के तौर पे इनको 6 बैंड चाहिए,
अगर तो वो स्टूडेंट 6 बैंड ले लेता है तो वो कहते हैं ठीक है जी, ओके पास, अब आप जाएं और अपनी क्लासेस अटेंड करें। तो मैं अभी क्लासेस की तरफ भी आता हूँ। आपका जो अगला सवाल है कि क्लासेस किस तरह से होती हैं, कितने कोर्सेज पास करने पड़ते हैं, और मीडियम ऑफ लैंग्वेज क्या है, वो मैं अभी इसका जवाब मैंने देना है। तो अभी ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता किसी के बैंड 5 आते हैं तो वो उसको थोड़े अरसे के लिए रखते हैं कि भाई ठीक है जी, आप मिसाल के तौर 15 दिन के लिए हमारे पास रहे, 15 दिन आपको ट्रेनिंग देंगे। ये सेल्फ एड क्या करता है, सेल्फ एड स्टूडेंट को उसकी जो सलाहियत है उसको निखारता है, उसकी जो इंग्लिश है उसको बताता है, उसको समझाता है। यहाँ बाकायदा टीचर्स, यानी बाकायदा सुबह से शाम तक क्लासेस होती हैं जिसमें उनको पढ़ाया जाता है, उनको सिखाया जाता है। तो ये होता है। अच्छा, वो कितनी कुछ मुद्दत कुछ का होता स्टूडेंट है? ऐसा होता है जो बिल्कुल, जी मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर तो स्टूडेंट अच्छे जब टेस्ट देता है तो वो उसके लेवल्स होते हैं। ये 2 है लेवल, 2 है लेवल, 3 है लेवल, 4 है लेवल, 5 है लेवल, 6 है। जो 6 वाले होते हैं उनको कहते हैं बस आपने टेस्ट देना है, टेस्ट देते हैं और पास हो जाते हैं और चले जाते हैं। कुछ होते हैं जो बिल्कुल, यानी जिन्होंने बिल्कुल अंग्रेजी पढ़ी नहीं है, कभी उसको हाथ ही नहीं लगाया है, उनको फिर क्या करते हैं, फिर उनको पूरा सेमेस्टर पढ़ना पड़ता है। उनको फिर इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो फिर अच्छा जो लगा लेता है ना फिर उसमें एक सेमेस्टर, तो वो फिर जिसे कहते हैं कि वो फिर माहिर हो जाता है। यानी फिर उसको किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होती है, यानी बस वो उसको फिर, जब वो कहते हैं ना सोना जब भट्टी में जाता है तो फिर वो कुंदन बन जाता है। तो इसी तरह फिर इसको कुंदन बना देते हैं। तो ये एक थोड़ी सी मुशक्कत तो है, बंदे को फील तो हो रहा होता है कि यार ये मेरा एक सेमेस्टर जो है वो इसमें लग रहा है, लेकिन वो ये नहीं देख रहा होता कि इसमें मेरी पूरी लाइफ के लिए एक स्किल मेरे हाथ में आ गई है। लिहाजा अब उसको कोई डर खौफ, उसका जो इंग्लिश वाला जो डर खौफ होता है ना, यार मुझे अंग्रेजी नहीं आती, वो उसकी ऐसी की तैसी, वो सारी वो खत्म होता है। तो एक तो ये होता है कि ये टेस्ट पास करना है, ये लाजमी है। इसकी 2 ऑप्शंस हैं, या 1 महीने में भी हो जाता है, 2 महीने में भी हो जाता है, और फिर अगर ये 2 महीने में नहीं होता तो फिर ये पूरा सेमेस्टर इसको ये ले लेते हैं। उसके बाद ये थे कि आप अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट पास कर जाते हैं, फिर आपको वो आपके डिपार्टमेंट में भेज देंगे। मिसाल के तौर पे आपका दाखिला इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक थॉट एंड सिविलाइजेशन यानी ISTEC में हुआ है, तो आपको एग्जिट कर देंगे। आपका जो पोर्टल है उसको बोलते हैं आई मालूम। आई मालूम के जरिए से आपको ये पता चल जाएगा कि आप यहाँ से एग्जिट हो गए हैं और आप अपने डिपार्टमेंट चले गए। जब आप अपने डिपार्टमेंट में आएंगे तो यहाँ पे आपको 3 कोर्सेज फेस टू फेस पढ़ने हैं। और वो 3 कोर्सेज कौन कौन से हैं, उनमें एक कोर्स वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी। उसमें आपको जो आपका थीसिस है वो आपने कैसे लिखना है, उसका प्रपोजल कैसे बनाना है, वो उस किस टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है, तो ये सारी चीजें रिसर्च के हवाले से आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये एक 100 नंबर का सब्जेक्ट है। दूसरा एक सब्जेक्ट है वो इस्लामिक रिवाइवलिज्म के बारे में है कि जितनी भी इस्लाम की तजदीद के लिए जितने भी ये तंजीमें बनी हैं, जितने भी काम हुए हैं, तो ये रिवाइवलिज्म, इस्लाम की रिवाइवलिज्म कैसे हो रही है। तो मुख्तलिफ पाकिस्तान के भी हम जमात इस्लामी को भी पढ़ते हैं, अमीनाजुल कुरान को भी पढ़ते हैं, और बाकी जितनी भी हैं हम सारे पढ़ते हैं। और मिस्र की भी इस तरह से दुनिया भर की जितनी भी इस्लामी रिवाइवलिज्म की जितनी भी तहरीकें हैं वो सारी हम पढ़ते हैं, और इस पर जितने भी किताबें हैं वो उस पर हम किया जाता है। और तीसरा सब्जेक्ट है वो यहाँ पे मले के हवाले से, मले कल्चर के हवाले से कि मले कल्चर एंड सिविलाइजेशन क्या है, कि मलेशिया में इस्लाम कैसे आया, और यहाँ के जो है यहाँ के मले कल्चर क्या है, तो उसको ये भी एक सब्जेक्ट है 100 नंबर का। तो ये सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में हमने पढ़ने हैं। और इसमें ये होता है कि इसमें ये अब ये पेपर नहीं होता, पेपर उस तरह से नहीं होता। यानी फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लास होती है, टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद आपको एक असाइनमेंट देंगे, वो आपने असाइनमेंट बनानी है, और उस असाइनमेंट की आपने प्रेजेंटेशन देनी है। और फाइनल पेपर भी इसी तरह से होता है कि टीचर आपको एक असाइनमेंट देता है कि ये टॉपिक है, इस पर एक पेपर लिख कर है। तो वो आपको 15 दिन 20 दिन जो भी होते हैं वो देते हैं, और उसमें आपने एक पेपर लिखना होता है और वो प्रेजेंट करना। तो ये वो चीज़ है। अगर इसमें कोई चीज़ रह गई हो तो आप पूछ सकते बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील से डॉक्टर साहब आपने मलेशिया यूनिवर्सिटी के हवाले से मालूमात फराम की। आखिर में एक सवाल है डॉक्टर साहब कि आपकी तदरीसी खिदमात किन किन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हुई, ज़रा उनको मुख्तसरन जिक्र कर दीजिए।
जी। अ, मुफ्ती साहब, मैं पहले तो मैं सहाफ़त में था, मैंने सारी ज़िंदगी सहाफ़त में गुज़ारी। रोज़नामा जंग, रोज़नामा ख़बरें, रोज़नामा नवाए वक़्त में तकरीबन 12-13 साल मैंने अख़बारात में काम किया और दौरान मुलाज़मत ही मैंने एमफ़िल किया, तो 2006 में मैंने एमफ़िल किया और फिर 2008 में ये तकरीबन वाइंड अप हुआ और फिर मैंने उसी वक़्त ही बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी मुल्तान जॉइन की और बतौर रिसर्च स्कॉलर मैं तकरीबन 4 साल तक शोबा उलूम इस्लामिया में मैंने खिदमत सर अंजाम दी और फिर वहाँ भी मैंने पढ़ाया। और फिर इसके साथ-साथ फिर मैंने एनएफसी में पढ़ाया, मैंने एयर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान में मैं इस वक़्त भी बतौर लेक्चरर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी में बतौर ट्यूटर मैं काम करता हूँ। तो इसी तरह मुल्तान के जितने भी इदारे हैं, इनसे मेरा ताल्लुक है और मैं यहाँ पढ़ता माशाअल्लाह। कुछ टीवी चैनल्स के बारे में भी मुख्तसरन ज़िक्र कर दीजिए जो आपने बताया कि उसमें हूँ। आप जी। एंकर पर्सन रही। जी, जी, रेडियो पे मेरा प्रोग्राम मुस्तकिल चलता है, प्रोग्राम जमूर दी आवाज़। तो ये मैं मुस्तकिल प्रोग्राम करता हूँ, जुम्मे के जुम्मे मैं करता हूँ इसमें। और पीटीवी पे मैंने प्रोग्राम कंपेयरिंग, पीटीवी का मैं कंपेयर हूँ, रोही टीवी पे मैंने कंपेयरिंग की है, वसेब टीवी पे मैंने कंपेयरिंग की है। तो मुल्तान में जितने भी टीवी चैनल्स हैं, मेरा अपना इल्मी मुज़ाकरा के नाम से मेरा एक यूट्यूब चैनल है, तो उस पर भी मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं। तो बस ये भी सिलसिला साथ-साथ मेरा चलता है। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका इंटरव्यू माशाल्लाह इस हवाले से बड़ा मुफ़ीद है हमारे लिए कि मलेशिया में इस यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरीके से तालीम हासिल की जा सकती है और क्या-क्या तलबा को करके आना चाहिए। तो इसी वजह से ये बहुत तफ़सील से बात भी हो गई और आपकी आखिर में ये खिदमात भी अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। तो लिंक्स वग़ैरह जितने भी आपके यूट्यूब चैनल्स के हों या किसी भी आपके किसी बुक्स के हों, तो वो ज़रूर दीजिएगा ताकि डिस्क्रिप्शन के अंदर उनको हम डाल दें ताकि जितने भी अहले इल्म हैं वो आपकी जी, इन ज़रूर। खिदमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। जी, मेरे डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 9 रिसर्च जर्नल में मेरे रिसर्च पेपर शाया हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, तो माशाअल्लाह। भी मैं आपको ये ज़रूर उनके जानकारी लिंक्स दे रहा ज़रूर हूँ। दीजिएगा, इंशाअल्लाह वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि अहले इल्म उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने इतना तफ़सीली अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए ख़ैर दे। तो नाज़रीन ये थे हमारे साथ डॉक्टर इफ्तिख़ार गिलानी साहब मलेशिया से। तो बहुत ही अहम गुफ्तगू फरमा रहे थे मलेशिया यूनिवर्सिटी के हवाले से। तो इस तरीके की इंशाअल्लाह इस तरह शख्सियात आपके सामने इसी प्लेटफ़ॉर्म से हम मदऊ करते रहते हैं। तो आप अब आपसे गुज़ारिश है कि आप इस इंटरव्यूज़ को और इन मालूमात को खूब अच्छे तरीके से हासिल करके आगे भी अहले इल्म तक पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।